सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई होप कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आप लोग ने जो भी मेहनत की है वो मेहनत जो है इस पेपर के थ्रू फुलफिल होगी डेफिनेटली। सो डिले नहीं करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं टाइम को, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है। और अच्छे से पूरे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके मुझे इतना तो समझ आया कि पेपर जो है वो मॉडरेट था। बहुत इजी भी नहीं कहा जाएगा, बहुत टफ भी नहीं कहा जाएगा, बट हाँ पेपर जो है वो मॉडरेट था। बहुत इजी बहुत टफ नहीं था। ठीक है। और जैसे कि पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ गुड डाइलेक्ट्रिक इज रफली डिफाइंड एज वन फॉर विच, देखो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन दिया हुआ है शुड बी लेस देन और इक्वल टू। तो देखो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक। अब देन 1, 0.1, 0.1 से कम होना चाहिए ये चीज। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप लोग को, यहाँ पे क्या चीज दी हुई है कि इफ कंडक्टिविटी एंड दिस एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्रेश वाटर आर गिवन। तो देखो सिग्मा गिवन है अपन को और ये गिवन है, तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी और फ्रीक्वेंसी निकालना था। तो देखो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू 0.1 कर दिया। अब ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसको 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, है ना। लेस देन इक्वल टू 0.1 कर सकते हैं। अब देखो सिग्मा गिवन है, ठीक है, ये वैल्यू पुट करो। एप्सिलॉन की जगह क्या पुट करोगे, 9 इंटू 10⁻⁹ 4 पाई। देखो 2 पाई है, पाई से पाई कैंसिल, तो सारी चीज़ों को सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है, देखो मैं कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखी हूँ। ठीक है। सो ये कुछ 2 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई न्यू लेस देन इक्वल्स टू 0.1 आता है। अब न्यू निकालना है तो न्यू उधर जाएगा। ठीक है, ये चीज नीचे आएगी तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.22 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 2.22 मेगाहर्ट्ज। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। लेस देन नहीं आएगा क्योंकि इनइक्वालिटी में ये वाली चीज जो है ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो लेस देन का साइन नहीं आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी था। आपको वेक्टर पोटेंशियल गिवन था और आपको क्या बोल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो क्या करोगे, B इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ऑफ ए करोगे, है ना। अब ए की वैल्यू है, कर्ल आपको निकालना आता है, ये वैल्यू को जस्ट आप लोगों को पुट करना था। कर्ल निकालते हैं, इसका कर्ल कैसे निकालते हैं, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। और यहाँ पे ए की वैल्यू लिखोगे, क्या है ये, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और -4xyz। बस इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, ये वैल्यूज को पुट करोगे, तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है। बहुत लेंदी ना हो इसलिए जो है चीज़ों को मैं ऑलरेडी सॉल्व करी हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको दिया था कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आर गिवन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को गिवन है। हियर के इज अ कांस्टेंट विद द एप्रोप्रिएट यूनिट। ठीक है, छोड़ो कांस्टेंट है उससे कोई मतलब नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस। अब देखो यहाँ पे क्या दिया ऑप्शंस में कि पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो रोटेशन नहीं करती। इसका मतलब जो उसका कर्ल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो जीरो आता है। सिर्फ इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए जो उसका कर्ल होता है वो जीरो आता है। तो दोनों का आपको कर्ल निकालना था, सिंपल सा काम था। दोनों का कर्ल निकालते, एक कर्ल निकालते आप क्या करते हैं, एप्सिलॉन 1 करके, जो कि ये नॉन जीरो आता है, और एक कर्ल निकालते आप एप्सिलॉन 2 का, ये जीरो आता है। तो मतलब सिर्फ E2 जो है वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, E1 जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक फील्ड है। ये क्या है, डायनामिक फील्ड है। तो क्या होता है इसमें, कौन सा ट्रू होता है, देखो ओनली ए इज पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गलत। ओनली बी इज पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है। ओके। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 चार्जेस आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ द साइड्स। साइड्स में देखो 3 चार्ज दिया हुआ है। हाउ मच वर्क इट विल टेक टू ब्रिंग अनदर चार्ज। एक चार्ज क्यू प्लस क्यू चार्ज को हम बहुत दूर से लेके आ रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे आप प्लस क्यू चार्ज को रखोगे। तो देखो पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। और हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको वर्क डन निकालना है। तो वर्क क्या हो जाएगा, क्यू टाइम्स ऑफ पोटेंशियल। अब कौन से चार्ज को लेके आ रहे हो, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू ये हो जाएगा और बाकी की वजह से लगने वाला पोटेंशियल। तो देखो एक, अभी देखो पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ डायरेक्शन का कोई काम नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन आपको दिया था। ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू है, तो के क्यू बाई अंडर रूट टू है। ठीक, ये और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए, तो ये क्या माइनस टू टाइम्स ऑफ के क्यू ए, ये हो जाएगा, क्योंकि दो चार्जेस है नेगेटिव पोलैरिटी वाले। बस अब इसको देखोगे तो दोनों से क्या कॉमन निकाल सकते हो, क्यू स्क्वायर, ये निकाल सकते हो, तो क्या बचेगा माइनस टू प्लस वन बाई अंडर रूट टू। बस ये करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन दिया था, इसमें थिन फिल्म का काम होता है। ठीक है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस वाला इक्वेशन था, माइकलसन इंटरफेरोमीटर वाला। सो अब देखो ये जो क्वेश्चन हमने इतने सारे क्वेश्चन अभी यहाँ पे जो सॉल्व किए हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी या तो फॉर्मूला या तो सारी चीजें ऑलरेडी या तो मैंने टेस्ट सीरीज में और या तो क्लास में मैंने कराई है। अब थिन फिल्म विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर वाला काम है, perpendicular to the optical path. If this causes a shift of 7 fringes of the pattern produced by the light, इतना the film thickness is, फिल्म की थिकनेस पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2T n-1 इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक, ये क्या है, थिकनेस, आपको थिकनेस निकालनी थी, बाकी तो सारी चीजें उसने आपको ऑलरेडी गिवन दी है। ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब n क्या है, हमारे जितने फ्रिंजेस, तो यहाँ पे 7 फ्रिंजेस है, तो 7, वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 589 वेवलेंथ दी हुई है। ठीक, 2 टाइम्स ऑफ, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 0.4 हो जाएगी। अभी किस में दिया हुआ है, नैनोमीटर में, और आंसर में देखो नैनोमीटर है लेकिन माइक्रोमीटर भी है। आज जब इसको सॉल्व करते हो ना, तो जो टी की वैल्यू आती है लगभग 5.15 माइक्रोमीटर, मतलब इसको अगर नैनोमीटर में देखोगे तो ये लगभग 5153.75 नैनोमीटर आती है। लेकिन देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, लेकिन ये डेसिमल जो है ये 4 डिजिट के बाद डेसिमल लग रहा है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग रहा है। तो ये आपको नैनोमीटर में नहीं मिल रहा था, ये आपको किस में बोल रहा था कि माइक्रोमीटर में आप इस चीज को सॉल्व करो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट हाँ कर सकते थे आप। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है, अब देखो रेक्टेंगुलर वेवगाइड। वेवगाइड के क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले ही बोले थे, वेवगाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन टू अंडर रूट ऑफ m बाई ए का स्क्वायर प्लस n बाई b का स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या 10 दे दिया हुआ है, मतलब m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 0 है, तो बस क्या करोगे, f इज इक्वल्स टू सी बाई टू अंडर रूट ऑफ n, तो 0 हो गया, m a की जगह क्या है। अब देखो वेव गाइड इज 2 सेंटीमीटर ऑफ विड्थ और हाइट दिया हुआ है, तो ए क्या हो गया, विड्थ, और बी मतलब हाइट हो गया हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, एम, एम की वैल्यू 1 आ गई है ना, एम की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है। तो 1/0 पॉइंट, अब सेंटीमीटर में मीटर में कर दोगे 0.02। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करना, मैं इसको ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर लिया, तो इसका करेक्ट आंसर जो आता है दैट इज 7, हाँ 7.5 गीगाहर्ट्ज जो इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, समझ आ रहा है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो वैसे मैं आप लोगों को फॉर्मूला वगैरह एंड और सारी चीजें ऑलरेडी बता दी थी, बट फिर भी किसी को मान लो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है फॉर एग्जाम्पल, तो पूछ सकता है, मतलब पर्सनली या तो मुझे बोले कि मैम इसको सॉल्यूशन दे दी, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी नहीं बन रहा, क्योंकि फॉर्मूला तो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता दे रही हूँ।
अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फिगर में ट्राइंगुलर प्रिज्म दिया हुआ है ग्लास, जो कि अभी देखो एयर है और ये हमारा ग्लास का मीडियम है, ठीक है। और परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर जो है इंसिडेंट हो रहा है एंड इज टोटली रिफ्लेक्टेड एट द फार ग्लास एयर इंटरफेस एज इंडिकेटेड। तो ये देखो एयर और ये ग्लास का इंटरफेस है, यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। थीटा वन की वैल्यू हमको गिवन है, दैट इज 45 डिग्री। तो द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बोल रहा है, ठीक। ये तो पता है अपन को n1 साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू n2 साइन थीटा टू। अब n1 में क्या हो जाएगा, एयर, और एयर में हमारा कितना है n1 क्या हो जाएगा, एयर, एयर का हमारा मीडियम, एयर का हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, साइन 90 क्या होता है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू, और n2 क्या हो जाएगा हमारा, जिसको हमको निकालना है ग्लास का, और साइन थीटा टू मतलब जो मीडियम में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये साइन 45, तो n2 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो एक हमारा क्या हो गया, देखो इंसिडेंट, यहाँ ये हमारा n1 है, ठीक। अब n1 में हमारा कोई जा नहीं रहा है, ठीक है, तो ये हमारा एयर हो गया, ठीक। ये हमारा साइन 45 डिग्री, इसका हमको वैल्यू निकालना है, दैट इज नो वी डिड करेक्ट दैट टाइम ओनली, पहले हमने गलत किया, सही किया था, अभी गलत करते हैं, ओके, ठीक है। सो दिस विल बी 1 1, क्योंकि ये n1 एयर के लिए हो जाएगा, देखो दिस विल बी फॉर एयर एंड दिस विल बी फॉर गैस, ठीक है। तो ये 1 इज इक्वल्स टू n2 और ये साइन 45, ठीक है। तो n2 विल बी क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन 45, साइन 45 कितना होता है 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू पर ऊपर चल जाएगा, तो n2 विल बी इक्वल्स टू 1.41। देखो अब लोग इसको टिक करके आए हैं, लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि आप लोग को क्या बोल रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये तो मिनिमम कंडीशन होती है 90 डिग्री वाला, इससे ज्यादा अगर होगा तब हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अभी तो सिर्फ परपेंडिकुलर जा रहा है ना, अभी तो सिर्फ परपेंडिकुलर जा रहा है, ये क्या है देखो, एन इंसिडेंट रे एंटर्स द ग्लास परपेंडिकुलर टू द वन सरफेस, तो परपेंडिकुलर मतलब अभी हम परपेंडिकुलर, अब इससे ज्यादा आप और दोगे तो फिर वो कम्प्लीटली चला जाएगा। जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या होता है, ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसके लिए हमको रिफ्लेक्टेड एंगल जो है 90 डिग्री मिलता है, ठीक है। अब इससे ज्यादा अगर आप एंगल दोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली इसी सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन का आपको दिया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उस हिसाब से आंसर तो 1.41 होना चाहिए, बट मैंने इसको वेरीफाई किया था तो आंसर में ये भी आंसर आ रहा था, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, मतलब ये दोनों आंसर में से कोई भी एक सही हो सकता है ना, क्योंकि हम यहाँ पे भी इसको 90 डिग्री में इंसिडेंट करा रहे हैं, इसका जो इंसिडेंट कराने का जो हमारा वो है वो 90 डिग्री में है, तो वो एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बाकी मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही आंसर होना चाहिए, है ना। अभी क्वेश्चन दिया है कि इफ अ प्रोटॉन इज फिक्स्ड इन अ पोजीशन एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अबाउट इट इन अ सर्कुलर पाथ, तो देखो हमारे पास ये हमारा क्या प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। हमको रेडियस गिवन दी है और हमको मैग्नेटिक फील्ड एट द प्रोटॉन बोलने के लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो रेडियस हमको ऑलरेडी गिवन है, तो एक चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए और पता भी रहती है कि यहाँ पे क्या होता है, mv² बाई r, ये हमारा सेंट्रीपिटल हो गया, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, कोलम्बिक अट्रैक्शन, क्योंकि वही काम कर रहा है, तो k⁴/r² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकाल सको, थोड़ा सा ये मुझे लेंदी क्वेश्चन लगा, हाँ थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, ठीक
यहाँ से v की वैल्यू आ गई। मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ, आप लोग अपने एंड से इस चीज को एक बार सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। मैं सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ आप लोग को। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर एम हो जाएगा। अब बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, क्योंकि देखो सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट पे कोई भी चार्ज या तो सर्कुलर ऑर्बिट पे जब घूमता है उसकी तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो ये होती है, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके रहते हैं, ठीक है। अब आपको आई चाहिए, क्योंकि देखो आर आपको पता है, रेडियस पता है, आई नहीं पता, लेकिन हमको क्या पता है कि करंट क्या होता है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम। और टाइम कितना लगेगा रिवॉल्यूशन करने के लिए, सॉरी तो एक सेकेंड, करंट चार्ज बाई टाइम हो जाएगा। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक। और टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होती है, 2πr अपॉन डिस्टेंस। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2πr अपॉन वेलोसिटी। तो ये 2πr और ये इंटू वेलोसिटी। अब ये आपका करंट आया, उस करंट को यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। और वेलोसिटी यहाँ से निकाले, तो वेलोसिटी यहाँ से क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई आर एम। और यहाँ पे मास किसका रखोगे, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ही रिस्पेक्ट में हम चीज निकाल रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन पे निकालनी है, तो यहाँ पे मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का मास नहीं करना, ठीक। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई, यहाँ से v की वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2πr अंडर रूट ऑफ आर एम अपॉन के क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये t की वैल्यू हो गई, इस ये t की वैल्यू हो गई, ठीक। ठीक, ई वेलोसिटी की वैल्यू ये क्या हो जाएगा, ई अपॉन 2πr, v की वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर एम। आई नो दिस इज कैलकुलेटिव, है ना, बट अब क्वेश्चन आते हैं, देखो कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जिसके पास टाइम था वो तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकता है, बट फिर भी थोड़ा स्क्वायर रूट का होता है, बट अप्रोक्सीमेशन लेके हम मोस्ट एक्यूरेट आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। इजी गोइंग रहता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता। अब ये आई की वैल्यू है, अब आई की वैल्यू यहाँ पुट करो, ठीक। इसको पूरा सॉल्व करो, मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया है, सो दैट हमारा वीडियो बहुत लेंदी ना जाए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आती है लगभग अपनी 35 टेस्ला के आसपास, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, लगभग 35 टेस्ला के आसपास जो है इसकी वैल्यू आती है, ओके। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कार्टेशियन डाइपोल ऑफ लेंथ। अब देखो ये थोड़ा एक नया टॉपिक है ना, नॉर्मल डाइपोल के क्वेश्चंस तो हम ऑलरेडी किए हैं, बट ये एक नया क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है। यहाँ पे हर्टिशियन डाइपोल का मतलब पता है क्या हो रहा है, एक ऐसा डाइपोल जो हमारा नॉर्मल डाइपोल होता है, तो नॉर्मल डाइपोल में हमारा जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस इनटू चार्ज, ये हमारा डिस्टेंस इनटू चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन हर्टिशियन डाइपोल मोमेंट के लिए जो वैल्यू होती है निकालने का वो अलग होता है। देखो पावर की वैल्यू यहाँ पे भी सेम ही आएगी, जो पावर की वैल्यू हम यूज करते हैं, इसको थोड़ा रब कर लेती हूँ। तो पावर वही जो पावर इक्वल्स टू वी आई होता है, और एवरेज बोल दिया तो हाफ कर दीजिएगा उसको, है ना। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ पे आपको लेंथ गिवन है, तो सबसे पहले तो आप वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई न्यू, ठीक। तो यहाँ से लैम्डा निकाल लेना, सी की वैल्यू पुट करना, न्यू की वैल्यू पुट करना, तो यहाँ से आप लोगों को लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू आती है लगभग 2 मीटर के आसपास, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन पोर्शन में आप लोग को छोड़ देगी, प्रोसीजर में सारी बता देती हूँ। अब पीक करंट दे दिया हुआ है और एवरेज पावर पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो पावर के लिए या तो आपको VI/2 पता, या फिर हाफ ऑफ आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू आई आर लिख सकते हो, तो आई स्क्वायर आर होता है। अब हमको V नहीं निकाल सकते, हम यहाँ से ना ये निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं इससे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ आई, आर निकालने का फॉर्मूला होता है इस
हर्टिशियन डायपोल के लिए आर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आप लोग को बताती हूँ, दैट इज 80 पाई स्क्वायर डी एल। ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब नया क्वेश्चन दिया है इन लोगों ने, ठीक है। अब डी एल क्या हो जाएगा, वो स्मॉल चेंजेस, तो देखो स्मॉल चेंजेस आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है और लैम्डा हमने ऑलरेडी निकाला, इसलिए लैम्डा निकाला गया था। अब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग 0.49 ओम के आसपास आती है। अब बस इस वैल्यू पे आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो प्रेशर पावर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जो कि लगभग आती है हमारी 225 वॉट के आसपास। तो मोस्ट क्लोजेस्ट जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें क्या था 35 टेस्ला, ठीक है, ऐसा समझ। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन अ लेबोरेटरी प्लाज्मा हैज अ डेंसिटी ऑफ, देखो प्लाज्मा की डेंसिटी गिवन है और अपन को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी गिवन है, मैक्सिमम पेनिट्रेशन डेप्थ बोल रहा है। तो देखो मैक्सिमम पेनिट्रेशन डेप्थ वेलोसिटी अपॉन ओमेगा पी, जो हमारी क्रिटिकल प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी होती है उसके बराबर होती है। ये कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ पी हो जाएगा। बस अब स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे ये एफ पी हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करो और कम्प्लीटली अच्छे से कैलकुलेशन करना, तो इसकी वैल्यू आती है 0.53 मिलीमीटर के आसपास, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। इफ द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज इतना, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो आपको 10⁻⁻10, देन अनसर्टेनिटी, देखो अनसर्टेनिटी रिलेशन क्या होता है, h/4 पाई होता है। यहाँ से अपन को डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है, तो 6.6 इंटू 10⁻34, 4 पाई करो इंटू 10⁻⁹। अब इसको सॉल्व करना और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आ जाएगा। अब देखो पावर के हिसाब से भी अब अगर आप देखोगे तो ये 28 होता है ना, ठीक है। तो ये 7 समथिंग आएगा ना, 6 समथिंग आएगा, 34 है ना, तो ये -6 के आसपास आएगा। लेकिन देखो ये ऊपर बड़ा डिजिट है और ये नीचे 3 छोटे डिजिट, मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हो डेसिमल एक के बाद है, तो आप इसमें क्या करोगे, इंटू 10 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो ये लगभग मोस्ट क्लोजेस्ट जो है वो इसके आसपास की वैल्यू आएगी, 4.1 इंटू 10⁻⁻8। क्योंकि देखो ये 6 पॉइंट, चलो एक डेसिमल इससे तो हट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 तो बच रहा है ना। तो मोस्ट क्लोजेस्ट जो है उसका आंसर ये होगा, ओके। अब ये तो मैंने बहुत बार आप लोगों को कराया ये चीज कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, h/2 साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ठीक है। ये क्या होता है, इसका इमेजिनरी वाला कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना, एक बार स्टार ले लेना, एक बार ये क्या है हमारा ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसको सॉल्व करोगे और जे की वैल्यू निकालोगे, तो जे की वैल्यू लगभग आती है h×k। देखो आप लोग से अगर सॉल्यूशन डिटेल में नहीं बनेगा तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भेज दूंगी। बाकी मैं प्रोसीजर बता रही हूँ, अगर आप लोग अपने एंड से सॉल्व करेंगे तो आप लोग के भी आंसर भी आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ग्रेडियंट जब आप लेते हो तो क्या होता है, आर कैप डेल बाई ऑफ डेल आर, है ना। क्योंकि फिर बाकी का इस थीटा वाले में आर आता है, डेल बाई ऑफ डेल थीटा, ठीक है। इसमें आता है थीटा और फिर 1/r साइन थीटा डेल बाई ऑफ डेल फाइव, और ये थीटा कैप और ये फाइव कैप, इसमें तो नहीं आता, और यहाँ तो सिर्फ आर ही का टर्म है। तो नॉर्मल जैसे डेरिवेटिव आप लोग करते हो यहाँ पे भी वैसे डेरिवेटिव करना है आप लोगों को, ठीक है। बस नॉर्मल डेरिवेटिव की तरह इसको भी आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, एच क्रॉस के अपॉन आर स्क्वायर है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। हम्म ये एक मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। वैसे तो डायगोनलाइजेबल करने के लिए मैंने क्राइटेरिया बताया था, मैंने जब मैट्राइसिस पढ़ाया था, इवन मैंने जब एफएलटी कराई थी उसमें भी ये सारी चीजें आपको बुक ऑलरेडी बताई थी। अब एक जन क्या करेगा कि डायगोनलाइजेबल करने की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इसकी क्राइटेरिया होती है, तो यहाँ पे जो पी जो आपको है वो इसमें ढूंढना था, है ना, और ए आपको ऑलरेडी ये बना है, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करते और जो मैट्रिक्स आपको सिर्फ डायगोनल एलिमेंट देता उसको सॉल्व करते, तो एक ऐसे कर सकते हो, बट इतना लेंदी हमको नहीं करना क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होता। यहाँ पे एक अच्छी चीज आपको दी हुई है यूनिटरी, मतलब ये जो चारों के चारों है ना यूनिटरी मैट्रिक्स है। अब यूनिटरी मैट्रिक्स की क्राइटेरिया क्या होता है पता है ना, कि ए डायगर ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है। तो बस ये चारों मैट्रिक्स को आपको यही वेरीफाई करके देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो यूनिटरी है, क्योंकि इसमें चारों के चारों मैट्रिक्स यूनिटरी है ही नहीं, है ना। कोई अगर चाहे तो ये कर सकता है, बट देखो इसमें इनवर्स निकालोगे आप सबको, सबका इनवर्स आपको निकालना है। चाहो तो कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, लेकिन फिर तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे और फिर डायगोनल एलिमेंट जिसके रिस्पेक्ट में आ रहा है उसको आप लोगे, तो ये थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा और फिर इसकी वजह से आपके बाकी क्वेश्चंस छूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो सबसे बेस्ट है कि आप चेक करो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो यूनिटरी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका आंसर सही होगा। तो सबको आप ए डायगर इंटू ए करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, पहला टर्म ही देख लेना, पहला टर्म अगर वन आ जा रहा है तो आगे बढ़ो मल्टीप्लाई करने में, अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो उसको, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे बनना चाहिए, है ना। अगर पहला टर्म वन नहीं बन पा रहा है तो छोड़ दो उस मैट्रिक्स को, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे की मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, ये वाला ही एक लौता ऐसा मैट्रिक्स है जो यूनिटरी है, बाकी कोई भी यूनिटरी नहीं है। ठीक है। एनफेस्ट थ्योरम बहुत अच्छे से मैंने बताया था, ऐसे मतलब क्वांटम मैकेनिकल चीज को यूज करके हम क्लासिकल रिजल्ट बताते हैं ना, बेसिकली जो न्यूटोनियन लॉज है उसको लॉरेंस थ्योरम बताता है। तो एक ही चीज है ये फोर्स से रिलेटेड है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ गया। कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m executing simple harmonic motion if k is force constant। अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब हमारा जो हैमिल्टोनियन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हैमिल्टोनियन पी स्क्वायर बाई टू एम, हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या सिंपल हार्मोनिक है तो यही होता है। ठीक। अब हमको क्या बोल रहा है, हैमिल्टोनियन एच मोमेंटम की तो वैल्यू, मतलब इसका कम्यूटेटर निकालना है, मतलब कम्यूटेटर एक्स और इधर क्या जाएगा पी स्क्वायर बाई टू एम। ठीक है, ये हो जाएगा। अब x का p के साथ होगा, लेकिन x का x के साथ तो जीरो हो जाता है, तो बस एक ही कम्यूटेटर ब्रैकेट हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ से 1/2 कॉमन निकल जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या एक्स पी स्क्वायर का 1/2m, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ p एक्स पी का क्या होता है आई एच क्रॉस, 2 से 2 कट गया, ये p है और ये आई एच क्रॉस, बस तो p आई एच क्रॉस ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा p आई एच क्रॉस बाई m, तो p आई एच क्रॉस बाई m ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। Degree of degeneracy for an energy level of En of an hydrogen atom can be expressed as। अब देखो इतना हमको बेसिक चीज पता है, यहाँ पे स्पिन की बात नहीं की गई, है ना। जब एन की वैल्यू वन होती है इसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही स्टेट होता है, दैट इज वन एस। जब एन की वैल्यू टू होती है उसके करस्पॉन्डिंग टू एस होता है, जिसमें सिर्फ एक स्टेट होती है, और टू पी में तीन स्टेट होती है ना। तो टोटल कितने हो गए चार, अगर हम स्पिन नहीं लेते, अगर स्पिन लेंगे तो फिर डिजनरेसी बढ़ जाती है। तो विदाउट स्पिन डिजनरेसी एन स्क्वायर होती है, विद स्पिन डिजनरेसी टू एन स्क्वायर होती है। ये क्या होती है विद स्पिन, और विदाउट स्पिन ये होती है। ठीक है, और ये जो सारे आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं गुमराह करने के लिए दिए हुए हैं,
कोई किसी का भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके। पॉलीमेट्राइसिस मैंने पहले ही बोला था जब मैं पढ़ा रही थी कि पॉलीमेट्राइसिस के प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो है वो कम्यूट नहीं करते, ठीक है, उनका कम्यूटेटर ब्रैकेट जो है वो 0 नहीं होता है। ओके। और ओके, तो ये क्या है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल्स टू 2 आयोटा टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड। तो ये क्या है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू 2 आयोटा ऑफ सिग्मा जेड, ठीक है। तो ये इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। और चाहो तो उसको करके भी देख सकते हो, कैसे करके देखोगे, देखो सिग्मा एक्स क्या होता है 0 1 1 0, सिग्मा वाई क्या होता है 0 आयोटा माइनस आई 0, सॉरी ऊपर इसमें माइनस होता है इसमें प्लस होता है, ठीक। अब कम्यूटेटर क्या होता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, ठीक है। अब ये दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो ये इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा 0 आयोटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आयोटा, दिस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, दिस प्लस दिस तो 0, दिस प्लस दिस ये 0 आएगा ना, ये माइनस आयोटा आएगा, ठीक। अब इसको उल्टा कर दो, एक सिग्मा वाई सिग्मा एक्स कर दो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हमारा दिस इंटू दिस, तो माइनस आयोटा, फिर दिस इंटू दिस, तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर दिस इंटू दिस, तो ये आए 0 होगा, और दिस इंटू दिस, तो ये आयोटा होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ माइनस आई 0 0 आई, ये होगा, है ना। अब दोनों को देखो तो ये माइनस माइनस प्लस ये माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा 2i 0 0 माइनस 2i, दोनों से 2i बाहर निकालो, मतलब कोई चाहे तो उसको सॉल्व कर भी सकता है। और ये क्या होता है माइनस में, ये क्या है सिग्मा जेड ही तो है, तो 2i सिग्मा जेड, ठीक है। इन अ क्लासिकल केस द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, देखो मैंने सॉलिड स्फीयर के केस में पहले ही टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बताया था, है ना। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सॉलिड स्फीयर के केस में 4 पाई a² होता है, और डिफरेंशियल के केस में इसको आधा कर दो, लेकिन हमारा सॉलिड होना चाहिए स्फीयर, और क्लासिकल की केस की बात कर रहे हैं, मतलब हम उसको पूरा सॉलिड ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना सरफेस हो उतना ही एरिया उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा क्योंकि सॉलिड है, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसका अगर आप डिफरेंशियल बोल दोगे तो डिफरेंशियल में इसका हाफ कर दो, तो 2 पाई a², तो ये डिफरेंशियल का है और ये क्या है टोटल का, ठीक। फर्मीज गोल्डन रूल कितने बार कराए, तो एज इट इज है ना, कितने बार मैंने बोला था कि फर्मीज गोल्डन रूल में डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेता है आप लोगों को, ठीक। डिराक के करस्पॉन्डिंग में मैंने बताया था कि डिराक की प्रॉपर्टीज और उसका इक्वेशन, तो देखो प्रॉपर्टी और उसका इक्वेशन ही आप लोगों को पूछा गया है, तो ये सब एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो ऑलरेडी किया। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन इज एन एग्जांपल ऑफ, और फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी 0, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था स्पेशल प्रोग्राम ऑफ टीवी यू एफ जी एच, तो डी जी क्या होता है हमारा माइनस एस टी टी प्लस वी डी पी, ये 0 होना चाहिए, तभी जो हमारा ये कांस्टेंट होगा। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की खासियत ये होती है कि वहाँ पे गिब्स फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक। तो ये कांस्टेंट कब होगा जब हमारा सिस्टम आइसोथर्मल होगा और आइसोबारिक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आइसोथर्मल आइसोबारिक, ठीक। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और हॉटर बॉडी, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया कि लैम्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, हॉटर बॉडी है मतलब टेम्परेचर
ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब ज्यादातर एनर्जी शॉर्टर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग होगी, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। In case of Bose-Einstein condensation, number of particle increases in lower energy level at low temperature and high pressure. ये भी बताया था। देखो लो टेम्परेचर में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होते हैं तो पता है, तो ये हाई वाले तो कैंसिल हो गए, दोनों हाई टेम्परेचर के फर्स्ट वाले। अब एक बारी आती है लो प्रेशर की और एक बारी आती है हाई प्रेशर की। तो जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन होता है वो ज्यादातर बोसॉन्स में हमको देखने को मिलता है, चीज मैंने उस समय बताई। और वो जब आपस में रहते हैं तो उसमें प्रेशर जो इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स रिड्यूसेस टू क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, तो n लैम्डा क्यूब इज लेस देन 1, है ना, जहाँ पे लैम्डा क्या होता है हमारा h स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 पाई m, सॉरी नॉट h स्क्वायर, m kbt, है ना। तो ये क्राइटेरिया होता है इसकी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। जब हमारा क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्लासिकल मतलब यहाँ पे क्या हमारा जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा छोटा है, दो एटम के करस्पॉन्डिंग जो दो एटम के बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से भी बहुत ज्यादा छोटा है हमारा वेवलेंथ, तब तो जाके पार्टिकल नेचर रहेगा, तो क्लासिकल नेचर स्टैब्लिश होगा ना। ठीक है। Which statistics applies to the ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन कैसे पार्टिकल्स है, बोसॉन्स में कैसे स्टैटिस्टिक्स होती है, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। कैनोनिकल एंसेंबल इज रिलेटेड टू, देखो कैनोनिकल एंसेंबल में क्या होता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैसे सिस्टम होता है ये हमारा, क्लोज्ड सिस्टम होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम में होता है ना, ये चीज बताई थी ना मैंने, इक्विलिब्रियम में होता है। क्लोज सिस्टम में एनर्जी का भले एक्सचेंज हो सकता है बट हमेशा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। कैनोनिकल, जब हम कैनोनिकल एंसेंबल पढ़ते हैं उसी समय फ्री एनर्जी, या जिसको हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बोलते हैं, इसको एफ से भी डिनोट किया जाता है, ए से भी डिनोट किया जाता है। वहां पे इस मैंने बताया था कि जब मैंने एफ एल टी भी कराई थी, इवन मैंने जब आप लोग को क्रैश कोर्स कराया था उस समय मैंने ये चीज बताई थी कि इसको निकालने का तरीका क्या होता है, माइनस के बी टी एल एन ऑफ क्यू, क्यू क्या होता है पार्टीशन फंक्शन। ये निकल गया तो इससे आप एंट्रोपी निकाल सकते हो, स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हो, आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में क्या होता है, एंट्रोपी निकालो उसके बाद सारी चीजें निकाल सकते हो। मतलब वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो है वो उस एंसेंबल के लिए की पॉइंट की तरह काम करता है, मेन रोल। वो चीज हमको पता है उस एंसेंबल की, तो हम बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं। बस सेम चीज यहाँ पे आई थी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये। यहाँ पे बस एफ नोटेशन को चेंज कर दिए, बाकी फॉर्मूला सेम है। ठीक है। गिवन, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना ये वाला, ये 71 का आंसर दिया हुआ है। अगर कोई ध्यान से इस चीज को देखता तो बन जाता। ये भी वही है, तो कौन सा है ये, फेज ट्रांजिशन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, गिब्स फंक्शन कांस्टेंट होता है, इजी। अब रेफ्रिजरेटर अंडर रिवर्सिबल साइकिल काम कर रहा है, टेम्परेचर दिया है, लेकिन देखो यहाँ थर्मल एफिशिएंसी बोला है, तो यहाँ पे के नहीं निकालना है, यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी है, क्योंकि थर्मल बोल दिया है वो। अगर ऐसा होता तो वो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मेंशन करता है भले क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर मेंशन किया, घुमाने के लिए किया है है ना, लेकिन आपको निकालना क्या है, थर्मल एफिशिएंसी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - T2 / T1। सिंपल सॉल्व करना है बस, इसका आंसर 0.25 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज नॉट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, देखो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का मतलब उससे वो स्टेट डिफाइन होता है ना। तो हम कभी भी स्टेट को बताने के लिए टेम्परेचर यूज करते हैं या इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी, लेकिन हीट कभी भी सिस्टम के
डेफिनेशन में यूज नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी एंट्रोपी में इंक्लूडेड होती है। और अगर लॉजिकली मैं थोड़ा सी आपको एक चीज बताऊं, तो कोई भी स्टेट फंक्शन, कोई भी जो है स्टेट फंक्शन जो भी होते हैं वो हमेशा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं, ना कि आपके पाथ फंक्शन। हीट कैसा है? पाथ फंक्शन है। तो हीट और वर्क डन को जो है हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये तो जब हम बोर्स एटॉमिक मॉडल करते हैं तो ये चीज आती है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। और टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसी से तो हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है। वो दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो करेक्ट आंसर ही आ जाएगा। नॉर्मल जीमन इफेक्ट किसमें देखने को मिलता है? इवन नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं उनमें हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसका लैंडेज फैक्टर निकालना था, कैसे निकालते हैं? जी इक्वल्स टू 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ जे इंटू जे प्लस 1। बस अब यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है? 1, जे की वैल्यू भी 1, और मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? 2s प्लस 1 जो कि 3 दी हुई है, तो एस की वैल्यू भी 1। सबकी वैल्यू पुट करो, आंसर याद है। If 50 kilovolt is applied potential in an X-ray tube, then the minimum wavelength of X-ray produced is। अब देखो, lambda is equals to h by p होता है। ठीक, अगर मैं दोनों से ऊपर नीचे c मल्टीप्लाई कर दूँ तो lambda is equals to एच सी अपॉन पी सी हो जाएगा। और पी सी क्या होता है? एनर्जी, है ना। E इज इक्वल्स टू पी सी होता है ना फोटोन के रेस्पेक्ट में। एक्सरे क्या है? फोटोन ही तो है, रेडिएशन ऑफ एनर्जी तो है, भले इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होती है। और एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ अगर मैं वोल्टेज लिखूँ तो क्या आता है? ई इंटू वी। बस, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? एच सी की एच सी, ई इंटू वी। एच सी को मैंने बताया था ये सॉल्व करते वक्त, इसको लिखना चाहो तो 12400 एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में 00। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपको किस में दिया है? किलो वोल्ट्स में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मल्टीप्लाई करो, इसको कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करना तो इसका आंसर आता है 6। ठीक है, कोई लोग पता क्या करेंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं 12.25 अंडर रूट ऑफ वी। उससे भी सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, बट उसमें 0.07 समथिंग आता है, जो कि इसी से सबसे ज्यादा मैचेबल है। तो दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर हमारे पास है नहीं। Which of the following molecule does not exhibit a rotational spectra? तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? कि उसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। अब होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का परमानेंट डायपोल मोमेंट होता ही है, तो इसका करेक्ट है। इनमें डायपोल मोमेंट होंगे, सब में डायपोल मोमेंट। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट, ये भी देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये सब मैंने आप लोगों को बताया। then density of spectral line will be maximum। तो देखो इंटेंसिटी जो स्पेक्ट्रल लाइन की मैक्सिमम वो तब होती है जब डेल्टा एल और डेल्टा जे दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चेंजेस हो। मतलब इसमें अगर +1 हो तो इसमें भी +1, इसमें -1 हो तो इसमें भी -1, तब वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो देखो रोटेशनल एनर्जी जो है पहली बार तो डिस्क्रीट होती है, ये तो हमको पता ही है, लेकिन ये नॉन इक्विस्पेस्ड होती है। इक्विस्पेस्ड कौन होती है? वाइब्रेशनल, है ना। और डायटोमिक मॉलिक्यूल का केस की बात कर रहे हैं, ये चीज मैंने आप लोग को उसमें बताया था, न्यूक्लियर में भी बताया था। एटॉमिक में भी ये चीज जब हम एनहार्मोनिसिटी कंसीडर करते हैं तो अनइक्वल स्पेसिंग आने लगती है। ठीक है, डायटोमिक की केस में तो तब अनइक्वल स्पेसिंग आने लगती है। ठीक, तो ये हमेशा डिस्क्रीट होती हैं लेकिन नॉन इक्विस्पेस्ड। इक्विस्पेस्ड कौन होता है? वाइब्रेशन। एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स एट इतना द मिनिमम वेवलेंथ। ये सेम सेम क्वेश्चन है क्या दोनों का?
ये 50 किलो वोल्ट दिया हुआ है और ये 30 दिया हुआ है। देखो दोनों में सेम फॉर्मूला लगाना है, दोनों में सेम फॉर्मूला यूज करके करना है। इसमें भी सेम फॉर्मूला, चाहो तो वाला भी लगा सकते हो। देखो दो क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम फॉर्मूला, बस डिजिट। यहाँ पे 50, यहाँ पे 30 दे दिया आप लोगों को और उसमें 50 दे दिया था। इसको भी वैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको भी इलेक्ट्रॉन वाले से सॉल्व करोगे तो ये लगभग 0.07 के आसपास कुछ वैल्यू आती है आपकी। एक मिनट, इसको सॉल्व नहीं किया क्या मैंने? ठीक है, 0.007 के। एक मिनट, तो फिर ये वाला मैंने जो बताया है, एक सेकेंड ना। इसका ये 0.07 नहीं आता, इसको कैलकुलेट करके देखना कितना आता है। ये 0.07 नहीं आता, एक्चुअली 0.07 ये वाला आता है। बाकी उससे भी क्लोजेस्ट तो आप निकाल लोगे अगर आप लोग को नहीं भी पता है तो। इसमें आता है वो वाले फॉर्मूले से 0.07, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 अंडर रूट ऑफ 0.07 आता है, जो कि इन सब में अगर आप देखोगे तो ये सबसे क्लोजेस्ट है। ठीक है, ओके। The selection rule of an orbital point of number for electron dipole transition। अब देखो सिलेक्शन रूल इलेक्ट्रॉन डाइपोल के लिए मैंने बताया था। ठीक है, कि क्या होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में डेल्टा एल प्लस माइनस वन, डेल्टा एस जीरो प्लस माइनस वन और डेल्टा जे जीरो प्लस माइनस वन। यहाँ पे जीरो मिसिंग होता है। जीरो कब आएगा? जब मेन इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ प्लस माइनस वन। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसका भी पेपर है उसने ये टिक इसको पहले किया था, बाद में इसको कर दिया है। अब द स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर द ग्रेफाइट, तो देखो इसमें आप लोग को सबसे पहले तो ग्रेफाइट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, मतलब अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, इम्पोर्टेंट, इसको आप मान सकते हैं। मतलब अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो स्ट्रक्चर फैक्टर का फॉर्मूला आप लोगों को I इज इक्वल्स टू वन से जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हमारे पास, एफ ऑफ आई e टू द पावर आई। इसको अच्छे से लिख देती हूँ के वाई प्लस एल जेड। ठीक है, अब जितने भी नंबर ऑफ एटम है उसके करस्पॉन्डिंग उनकी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ग्रेफाइट के केस में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो चार होते हैं। ठीक है, चार होते हैं। और जो चार के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0 0 0 हाफ। ठीक, और एक होता है 1/3, 2/3, 1/2 और 2/3, 1/3, 0। ये चार कोऑर्डिनेट्स। तो सबके लिए आप इसको सॉल्व करोगे, इन सबके लिए, और सबको सम कर दोगे। पहले क्या कोऑर्डिनेट पड़ोगे? 0 0 0, सब जीरो होगा तो एक की पावर एक वन, तो सिर्फ एक की वैल्यू आपकी F0 वन आएगी। ठीक है, और बाकी के लिए जब आप करोगे तो ये हाफ हो जाएगा, इसमें बस आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, आई आई e टू द पावर पाई आई। ठीक, उसके बाद सेम इसके लिए करोगे, सेम इसके लिए करोगे। तो सबको जब सॉल्व करोगे, सबको सॉल्व करने के बाद जो एग्जैक्ट आपकी वैल्यू मैच करेगी वो होगी ऑप्शन नंबर सी।
देखो ये जो 1 है किसकी वजह से है, 0 0 की वजह से। ये पाई आई एल किसकी वजह से है, इस वाले कोऑर्डिनेट की वजह से। और एक ये आएगा और एक ये आएगा, तो जिसमें सिर्फ एच और के दिख रहा है तो ये वाले कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग है, और इसकी करस्पॉन्डिंग तीनों आ रहे हैं। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग तीनों आ रहे हैं। ओके, तो ये करती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी इम्पोर्टेंट कर सकते हो, मतलब इस टाइप के फर्दर क्वेश्चन आपको एबी में भी देखने को मिल सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू एटम गिवन है आपको। ठीक है, इफ द एटम फॉर्म अ स्टेबल बॉन्ड एट, मतलब बॉन्ड लेंथ हम आपको दिया है आर, स्टेबल, स्टेबल मतलब जहाँ पे आपका मिनिमा की कंडीशन। ठीक है, ठीक है, एंड द बॉन्ड एनर्जी इज कितना, कब, जब आपकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी हो तब आपकी बॉन्ड एनर्जी आपको गिवन है। तो क्रिटिकल सेपरेशन बोल रहा है, तो सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करो, डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल्स टू 0 कर लो, तो ये आपको कितना आएगा, इसको अच्छे से बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो प्रोसीजर बताते हैं, आप सॉल्व करिएगा इसको। यहाँ से आप क्या निकालोगे, आर, इसको सॉल्व करना। ठीक, इधर से आप ए की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ आर सी के टर्म्स में आपकी ए की वैल्यू आएगी। ठीक है, और ए की वैल्यू या बी की वैल्यू निकालो, ए नहीं निकालो, इधर से बी निकालो। मैं रुक जाओ, सॉल्व भी करके आपको बताती हूँ, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बाई आर टू द पावर 6 7 माइनस 12 बी बाई आर टू द पावर 13 इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या हो जाएगा, ए बाई आर की पावर 7 इज इक्वल्स टू 2 बी आर की पावर 13, कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की पावर 6 a बाई 2, ये हो गई हमारी b की वैल्यू। ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि जब स्टेबल बॉन्ड स्टेबिलिटी है तब हमारा बॉन्ड लेंथ कितना है 3 एंगस्ट्रॉम, और उस समय हमारी एनर्जी कितनी दी हुई है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो जो हमारी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू होती है वो 0 आ जाएगी, डेल टू यू बाई डेल आर इज इक्वल्स टू 0। इसको डबल डेरिवेटिव करोगे, इसको डबल डेरिवेटिव करो तो कितना आ जाएगा आपका 42 माइनस ऑफ ए आर की पावर 8। ठीक, और ये क्या हो जाएगा प्लस 12 इंटू 13 बी अपॉन आर की पावर 14 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करोगे, बी की वैल्यू जो हमने ए के टर्म्स में निकाली थी, ठीक है, उसको यहाँ पे पुट करोगे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा अपना -1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी -1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो बॉन्ड एनर्जी है, ये बॉन्ड एनर्जी वो ही मिनिमम एनर्जी है। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी के केस में D2 जो हमारा डबल डेरिवेटिव होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, क्या हो जाएगा मिनिमम। अब मिनिमम के केस में जब आप इसको सॉल्व करोगे मतलब ये जो आपकी वैल्यू है वो इसके बराबर होगी। ओके, अब इसको आप यहाँ से सिंप्लीफाई करना। ठीक, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो बी की वैल्यू यहाँ पुट करना, आर की वैल्यू आपको पता है क्या है 3 वाली, 3 वैल्यू पुट करना, और यहाँ से आप निकालोगे, यहाँ से आप निकालोगे ए की वैल्यू। ठीक, अभी ए की वैल्यू आपकी आ गई। ओके, बता देती हूँ ए की वैल्यू कितनी आती है, ए की वैल्यू आती है लगभग 2624.4 इंटू एंगस्ट्रॉम की पावर 6, है ना, ये आती है आपकी ए की वैल्यू। समझ आया, अब ए की वैल्यू आपने निकाल ली, तो अब आपको क्या निकालना है क्रिटिकल सेपरेशन। तो अब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को क्या करोगे, डेल टू यू बाई डेल आर सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल सेपरेशन मतलब इसके बाद आप और फर्दर उस पर फोर्स लगाओगे तो सेपरेट हो जाएगा। मतलब अभी जो है वो ना ही मैक्सिमा है ना ही वो मिनिमा है,
रिलेशन है, इसलिए डेल टू यू बाई डेल आर सी की वैल्यू हमने 0 पुट की। अब इसको आप डबल डेरिवेटिव करो, ठीक, ए की वैल्यू आपको पता चल गई, बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए पता चल गई, यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालो। अब आर की वैल्यू पुट नहीं करनी, आर की वैल्यू किस लिए दी थी, ए को निकालने के लिए, तो आपने ए निकाल लिया। बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए हमने लिख लिया है, इसको डबल डेरिवेटिव करो जो कि हमने यहाँ पे कर ही लिया था, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू पुट करो, उसको पूरा सॉल्व करोगे तो जो आर की वैल्यू आती है वो सी आएगी। अब देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है बट अपन को करना है, ये थोड़ा बिना कैलकुलेटर के थोड़ा डिफिकल्ट जाता है बट ठीक है, अब आया है तो सबको करना ही है। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा द टेम्परेचर at which specific heat of electron becomes equal to the specific heat of solid lattice in terms of Debye temperature and Fermi। तो देखो theoretical क्वेश्चन है, मतलब थ्योरी में ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ते हैं। जो हमारा डिबाई टेम्परेचर है, फर्मी टेम्परेचर है, और जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है फ्री इलेक्ट्रॉन का, उसमें आपस में जो रिलेशन होता है इसके बारे में, मतलब ये डेरिवेशनल पोर्शन है बट आप वहाँ डिराइव नहीं करते, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप डिपेंडेंसी के टर्म्स में भी अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होती तो आप इसको कर सकते थे, ठीक है। अभी देखो हॉल कोएफिशिएंट पूछ रहा है, ठीक है। अब लिथियम दिया हुआ है जो कि पीसीसी लैटिस फॉलो करता है, और अपन को लैटिस कांस्टेंट बोल दिया हुआ है। तो अपन को डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बीसीसी में, 2, वॉल्यूम एक क्यूब हो जाएगा। और हमारा हॉल कोएफिशिएंट क्या होता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन की वजह से है तो -1/n। एन की वैल्यू यहाँ से आ गई, कितनी आ गई, 1/2 ई का क्यूब। बस इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करते हो इसका आंसर आता है लगभग -1.328, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ग्रुप थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सॉलिड। तो देखो स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, हमको क्या बोल रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है, गलत चीज। तो देखो ग्रुप थ्योरी व्यूज इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड एज अ गैस पार्टिकल ऑफ फ्री, सही है, गैस की तरह ट्रीट किया था, एकदम ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन था ग्रुप मॉडल का, तो ये तो सही है। Group theory assumes that the specific heat contributed by each electron is given by equipartition. Of course, ये भी सही है। तो इसी के बेस पे स्पेसिफिक हीट का टर्म आता है ना, PR वाला। ग्रुप थ्योरी डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड बाय काइनेटिक थ्योरी। हाँ, तो ये और ये दोनों लगभग एक ही चीज को कहने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी वही चीज है, मतलब सभी सही है। ग्रुप थ्योरी कंसीडर द इलेक्ट्रॉन टू बी गैस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल, तो ये गलत है, ये ग्रुप थ्योरी ने नहीं कंसीडर किया। अगर आपको फॉल्स स्टेटमेंट पूछा तो करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। Assuming that the probability per unit time for a collision between the electron and a certain defect is 1/v। अब देखो पर यूनिट टाइम बोल रहा है, ठीक, मतलब एक टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में हमको प्रोबेबिलिटी गिवन है, एक इंटरवल है, तो अगर इंटरवल है तो ये ऐसे लिख सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, dt/τ। अभी किसकी प्रोबेबिलिटी, कोलिजन की। हमको क्या बोल रहा है, then the probability that the electron will not कोलाइड नहीं करेगा, तो नॉट कोलाइड की क्या हो जाएगी, 1 माइनस कोलिजन, 1 माइनस जो कोलाइड करेगा, बस, तो 1 माइनस dt/τ, तो 1 माइनस dt/τ इसका करेक्ट आंसर, एकदम बेसिक। तो दो चीज को जोड़ दिया, प्रोबेबिलिटी को और अपना थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है। सेकेंड ब्रिलियन जोन, तो सेकेंड ब्रिलियन जोन ये तो पता है हमको, है ना। फर्स्ट का क्या होता है, -a से π/a, सेकेंड ब्रिलियन जोन का π/a से माइनस π/a से -2π/a, ये स्क्वायर होता है फर्स्ट ब्रिलियन जोन। सेकेंड ब्रिलियन जोन हमारा ऐसा ट्रायंगल शेप होता है, तो ये आपका -2π/a होता है, ये आपका +π/a होता है, ये वाली जो साइड होती है आपकी -π/a होती है, ये वाली साइड आपकी +π/a होती है, ये होता है आपका 2π/a और ये होता है
5 -5/5. Meissner effect is related to magnetic property of superconductors. ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नहीं, थर्मल पढ़ते हैं बट उसमें माइजनर इफेक्ट उसका कोई कारण ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में भी माइजनर इफेक्ट होगी, रीजन नहीं। द ऑनसेट ऑफ सुपर फ्लूइडिटी इन लिक्विड हीलियम इज कैरेक्टराइज्ड। मैंने एफएलटी जब कराया था तो मैंने सुपर फ्लूइड लिक्विड हीलियम के बारे में बहुत अच्छे से बताया है ना। जिन्होंने एफएलटी वगैरह सॉल्व किए, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सो सुपर फ्लूइडिटी कब अचीव करते हैं, जब बहुत ज़्यादा एक तो सबसे पहले तो सडन डिसकंटिन्यूअस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, जैसे हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कम होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सही चीज़ दी हुई है, सडन डिसकंटिन्यूअस, जो चीज़ हमको ऑब्जर्व मिल किसमें, स्पेसिफिक हीट में, तब इंक्रीज बियॉन्ड टीसी नहीं, तो टीसी से कम, जिससे सुपर कंडक्टिविटी होती है, वैसे सुपर फ्लूइडिटी होती है। तो टीसी से जब हमारा कम होता है टेम्परेचर, तब हमको सुपर फ्लूइडिटी देखने को मिलती है, ठीक है, तब हमको सुपर फ्लूइडिटी देखने को मिलती है। तो कंटिन्यूस ग्रेजुअल ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सडन डिसकंटिन्यूअस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एज टेम्परेचर डिक्रीजेस बिलो टीसी, तो ये सही आंसर है, ठीक है। डिक्रीमेंट तो वैसे भी होगा, इंक्रीमेंट का काम ही है, सुपर फ्लूइडिटी वगैरह ये सारी चीज हमको लो टेम्परेचर में देखने को मिलती है। The edge dislocation is defined as dislocation produced by absence of atom, transfer of atom, तो ये सारे शॉर्ट की और फ्रैंकलिन में देखने को मिलता है, ठीक है। The slip of one atom distance over the left half of the slip plane but not over the right half of the plane, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे कोई शेयर का, देखो एच का डिसलोकेशन मतलब ये हमारा सॉलिड है और जस्ट ऐसे डिसलोकेट हो गया, शेयरिंग की काम नहीं आती। यहाँ पे एक एटम का डिस्टेंस जो है ओवर द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्लिप प्लेन बट नॉट ओवर द राइट, मतलब एक साइड बस डिसलोकेट हुआ है। शेयरिंग के केस में दोनों होते हैं, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, लेकिन डिसलोकेशन के केस में सिर्फ एक जाता है। तो या तो लेफ्ट वाला जाएगा, राइट वाला जाएगा तो लेफ्ट में जाएगा, तो लेफ्ट वाला जाएगा तो राइट वाला नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये गलत स्टेटमेंट होगा, ठीक है। द मोस्ट इंटेंस अल्फा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम इतना uranium 4.2 MeV energy, the relative velocity of the alpha particle is। अब देखो यहाँ पे आपको एनर्जी गिवन है, दैट इज 4.2 MeV, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है, 2E/m, और अपना अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर, है ना। बस इसको सिंप्लीफाई करो, एनर्जी की वैल्यू क्या है, 4.2 MeV। प्रोटॉन को चाहो तो प्रोटॉन का मास भी लिख सकते हो MeV/c² के टर्म्स में, चाहो तो लिख सकते हो। कितनी होती है ये, 940 के आसपास मैंने बताई थी ना, MeV/c²। सी स्क्वायर है तो ये बाहर निकल के सी आ जाएगा, ऊपर सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, MeV से MeV कट जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये लगभग आंसर आता है 1.42 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। कॉम्पटन वेवलेंथ, ये जब मैंने क्रैश कोर्स कराया तब भी मैंने ये चीज़ बताई थी, और एफएलटी के टाइम में भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो हमारा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन m0c1 - cos phi होता है, इसमें ये जो चीज़ होती है इसी को हम कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं। न्यूट्रॉन बोल दिया है तो मास ऑफ क्या जाएगा, न्यूट्रॉन इंटू सी। इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करो, इसको याद भी किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, प्रोटॉन का कितना होता है, न्यूट्रॉन का कितना होता है, ठीक है। तो ये लगभग होता है 1.32 समथिंग के आसपास, ये इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स कैसा फोर्स है, शॉर्ट रेंज चार्ज डिपेंडेंट, चार्ज डिपेंडेंट नहीं है, लॉन्ग रेंज भी नहीं है, शॉर्ट रेंज चार्ज इंडिपेंडेंट, तो ये सही आंसर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। अब देखो ये स्पिन पैरिटी शेल मॉडल का क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें हमको पोटेशियम दिया हुआ है, पोटेशियम में प्रोटॉन जो है वो 19 है और न्यूट्रॉन जो है वो 21 है, मतलब ये ऑड ऑड न्यूक्लियाई है। तो देखो सबसे पहले कोई चाहे
तो एक चीज समझ आती है कि जब मैंने आप लोगों को एफएलटी में भी ये चीज बताई थी, मतलब हमने टेस्ट सीरीज जो हमने की उसमें मैंने ये चीज बताई थी, प्लस मैंने क्रैश कोर्स में बताया था, कभी भी ऑड और न्यूक्लियर होता है तो ऑड और न्यूक्लियर के केस में हमेशा इंटीजर के टर्म्स आते हैं, है ना। और ऑड इवन के केस में अपना हाफ इंटीजर आता है। तो ये तो ऑड इवन, तो ये तो होगा ना बच्चे, ये दोनों। अब बस नॉर्थन थ्योरम लगाओ, दोनों के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो। सॉल्व करने का मैंने पूरा सीरीज बताया था कैसे। वन एस हाफ, वन पी थ्री बाई टू, वन पी हाफ, वन डी फाइव बाई टू, फिर वन एफ सेवन बाई टू, टू पी थ्री बाई टू, वन एफ फाइव बाई टू एंड टू पी हाफ। मैंने बोला भी था बस इतना याद करना, इसमें आ जाएगा। तो एक बार इसमें प्रोटॉन की अरेंजिंग करो, फिर इसमें न्यूट्रॉन की करो, क्योंकि ऑड ऑड है। तो यहाँ पे जे कितना हो जाएगा, जे पी प्लस जे एन प्लस एल पी प्लस एल एन, जो कि यहाँ पे आता है हमारा इवन। ये आता है हमारा इवन, ठीक है। इसको पूरा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी वैल्यू इसमें टू माइनस आएगी, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक्सेप्शनल केस होता है पोटेशियम का। जब हम शेल मॉडल यूज करते हैं तो स्पिन पैरिटी टू माइनस आती है, लेकिन एक्चुअल स्पिन पैरिटी ये होती है। तो कुछ कुछ न्यूक्लियाई के केस में स्पिन पैरिटी जो है वो शेल मॉडल गलत बताती है, ठीक है। इसलिए तो कलेक्टिव मॉडल आया जिसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी को कंसिडर किया गया था, क्योंकि कुछ कुछ के न्यूक्लियाई के शेल मॉडल जो स्पिन पैरिटी सही नहीं बता रहे। तो ये आता है कैलकुलेशन करने के बाद शेल मॉडल से, और ये होती है इसकी थ्योरेटिकल। तो जो एग्जामिनर ने सेट किया था वो ये उम्मीद करके छोड़ रहा था कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ क्वाड्रुपल मोमेंट ऑफ द प्रोलेट शेप, ये भी मैंने कराया था एग्जाम, जब आप लोग को टेस्ट सीरीज कराएंगे तब भी मैंने ये चीज बताई थी। क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होता है, थ्री जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर जेड ग्रेटर देन आर होता है तो प्रोलेट होता है, प्रोलेट शेप, ठीक है। तो प्रोलेट शेप कैसा होता है, ऐसा। तो अब ये ग्रेटर देन होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगी, ठीक। अगर ये z लेस देन r हो जाएगा तो नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ऑब्लेट शेप, ये ऑब्लेट शेप है, ये नेगेटिव आता है। और जीरो जीरो क्वाड्रुपल मोमेंट तभी होगा जब आपका स्फेरिकल शेप होगा, क्योंकि उसमें z और r की वैल्यू सेम आ जाएगी। द कॉम्पटन शेप ऑफ द फोटोन डिपेंड्स ऑन द कॉम्पटन शेप, अभी मैंने लिखा है किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ cos फाइव पे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होता है रिस्पेक्ट में, जो भी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है। Which of the following conservation law is conserved in weak interaction? Weak interaction में स्ट्रेंजेस कंजर्व नहीं होता, आइसोस्पिन भी कंजर्व नहीं होता, पैरिटी भी नहीं होता। लेप्टन नंबर कंजर्व होता है, क्योंकि लेप्टन नंबर कंजर्व होना ही चाहिए कोई भी कंजर्वेशन, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होने के लिए, ठीक है। क्वार्क मॉडल सिग्मा प्लस, मैंने बोला था एक आध क्वार्क मॉडल पार्टिकल फिजिक्स से डेफिनेटली आएगा, आप लोग को बोला था ये चीज ना, और आ भी गया। इसका चार्ज कितना होता है यू का, प्लस टू बाई थ्री, प्लस टू बाई थ्री। स्ट्रेननेस का होता है माइनस वन बाई थ्री। ये कट शब्द याद करवाई थी ना, इनके होते हैं प्लस टू बाई थ्री, इनके होते हैं माइनस वन बाई थ्री, ठीक है। Which of the following reactions slash decay is allowed? अब इसमें चेक करना है। तो देखो चार्ज कंजर्व है, अलाउड का केस में क्या करना, लेप्टन नंबर देखो, चार्ज देखो, वेरियो नंबर देखो, और अपना पैरिटी। अगर सॉरी स्ट्रेंजनेस, अगर स्ट्रेंजनेस टू आ गई तो भी नॉट अलाउड होता है। चार्ज, वेरियो नंबर, लेप्टन नंबर के बाद अगर आपका स्ट्रेंजनेस टू आ गया तो भी नॉट अलाउड। देखो चार्ज कंजर्वेस में प्लस जीरो, जीरो प्लस कंजर्व, वेरियो नंबर देखो, बेरियन देखोगे तो ये बेरियन है, ये दोनों बेरियन नहीं है, तो इसमें बेरियन नंबर कंजर्व नहीं है, तो ये नॉट अलाउड है। प्लस इसमें स्ट्रेंजनेस देखोगे तो स्ट्रेंजनेस दोनों की प्लस वन आती है, तो इसमें स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व नहीं है, तो ये नॉट अलाउड रिएक्शन। इसमें देखो
माइनस प्लस 0 0 सही है, चार्ज कंजर्व है। बेरियन नंबर देखो, बेरियन, ये बेरियन है, ये भी बेरियन है, कंजर्व है। स्ट्रेंजनेस देखो, इसका स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं, ये स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, ये है, तो -1 स्ट्रेंजनेस, इसकी स्ट्रेंजनेस +1, तो स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व है, मतलब ये अलाउड है, ये रिएक्शन अलाउड है। ठीक, अब इसमें देखो क्लियरली दिख रहा है बेरियन नंबर कंजर्व नहीं है, प्लस इसकी स्ट्रेंजनेस क्या है, -1, ठीक है, इसकी स्ट्रेंजनेस +1, इसकी स्ट्रेंजनेस +1, एक साइड में -1 आ रही है, एक साइड में +2 आ रही है, तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ रही है, चेंज देखेंगे तो -1, तो चलो ठीक है, स्ट्रेंजनेस तो कंजर्व मतलब अलाउड है, वीक हो सकती है, अलाउड है, बट बेरियन नंबर तो कंजर्व नहीं है, तो रिएक्शन नॉट अलाउड है, रिएक्शन भी नॉट अलाउड है। यहाँ पे भी देखो ये बेरियन है, यहाँ बेरियन नहीं, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी कंजर्व नहीं है, तो ये रिएक्शन भी नॉट अलाउड। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा, है ना, ये थोड़ा ज्यादा ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ वन क्यूरी, तो सबसे पहले तो आप लोग को वन क्यूरी पता होना चाहिए। ठीक है, वन क्यूरी होता है दैट इज 3.7 इंटू 10⁻10 दिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक्चुअली एक्टिविटी की यूनिट होती है, जो हम एक्टिविटी पढ़ते हैं ना न्यूक्लियर डीके में, उसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको वो बताती हूँ सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिविटी इज इक्वल्स टू लैम्डा एन। ठीक, लैम्डा हम कैसे निकाल सकते हैं, 0.693 एन की हाफ लाइफ हमको पता है, तो यहाँ से लैम्डा निकालो, लैम्डा यहाँ पुट करके n इज इक्वल्स टू a बाई लैम्डा से n की वैल्यू निकलेगी, हमको क्या निकालने पड़ रहा है, मास। ठीक है, मास कैसे निकालोगे, टोटल नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिक मास कितना है इसका, 238, इधर से आपके मास की वैल्यू निकलेगी। अब इसको कैलकुलेट करना, मैं इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ, उसकी वैल्यू आती है 163 ग्राम्स के आसपास, जो कि लगभग ये है। तो ये सब बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन, आई नो डिफिकल्ट होता है बिना कैलकुलेटर के चीजें सॉल्व करना। रिवर्स्ड बायस सेमीकंडक्टर डायोड एक्ट एज, रिवर्स बायसिंग है, so opens electrical switch with a very high resistance। अगर रिवर्स बायस सेमीकंडक्टर डायोड जो है ओपन इलेक्ट्रिकल स्विच की तरह काम करता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, स्विच ओपन रहता है। ठीक, फिर है इन अ क्लास सी पावर एम्पलीफायर द कलेक्टर करंट IC इज, अब देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, जो कलेक्टर करंट है ये हमेशा 120 डिग्री के आसपास के लिए कलेक्टर करंट फ्लो करता है, मतलब एम्पलीफाई करता है पावर एम्पलीफायर में। ठीक है, और जो इनपुट साइकिल के लिए इसी करंट होता है वो हमेशा कम होता है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब फॉर एन आइडियल ओपन द इनपुट बेस आर, अब देखो आइडियल ओपन के केस में जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो जो इनपुट करंट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो करंट तो जीरो हो जाएगा, तो करंट क्या होगा, जीरो। द इनपुट बेस करंट आर, जीरो, दोनों के रेस्पेक्ट में जो हमारा बेस करंट होगा वो जीरो होगा। ठीक है, RC coupled amplifier the voltage gain is low, दोनों के केस में होता है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए भी लो होता है वोल्टेज गेन, और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए भी लो होता है, मिड फ्रीक्वेंसी के लिए हाई होता है, बाकी दोनों में, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला तो मैंने आप लोग को फ्लिप फ्लॉप कराया था, 8 फ्लिप फ्लॉप है, मैक्सिमम बाइनरी स्टेट 2 to
पावर 8, या फिर ये 256 बोलता तो भी सही आंसर होता, तो इसका करेक्ट आंसर होता। The frequency below which the given indicator circuit shown in the figure does not indicate। तो देखो अगर इसको हटा दूं, मैं इसको हटा दूं तो ये हमारा इंटीग्रेटर बन जाएगा, है ना। इसको रखने के बाद ये मॉडिफाइड इंटीग्रेटर मिल जाता है, ठीक है। और इसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो ये होती है, ठीक है। एक मिनट, अभी आया क्या है, ये वाला एक्स्ट्रा टर्म ऐड हुआ है ना, तो ये हुआ नॉट दिस, मतलब रेसिप्रोकल तो होगी क्योंकि पैरेलल के करस्पॉन्डिंग है, लेकिन इसकी वजह से रेजिस्टेंस आए, इसकी वजह से नहीं, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंपैरेटर मतलब दो चीजों को कंपेयर करेगा, ठीक है। सो टू सिग्नल टू बी कंपेयर्ड आर अप्लाइड एट टू इनपुट्स, ठीक है, तो ये हमारा कंपैरेटर होता है, ठीक। व्हेन द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज इज लार्जर देन द इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है। अब जो डेल्टा वी होगा वो क्या होता है, वी प्लस माइनस और वी माइनस। तो अब ये हमारा ऑलरेडी हाई है, तो जो हमारा वोल्टेज हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव, मतलब हाई जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, गोज हाई, ठीक है। अब गैलियम आर्सेनाइड एलईडी जिसमें फास्फोरस की कंसंट्रेशन 44% अबव है, अडोपिंग विथ नाइट्रोजन, देखो 44 से ज्यादा उसमें फास्फोरस, फास्फोरस मतलब एन टाइप मटेरियल, नाइट्रोजन भी एन टाइप मटेरियल है, पेंटावेलेंट डोपिंग होती है सारी। तो पेंटावेलेंट डोपिंग से इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसकी जो शिफ्टिंग होगी वो टुवर्ड्स दी हायर एनर्जी लेवल। तो हायर एनर्जी लेवल में शिफ्टिंग होगी, मतलब इसके लगभग जो है उसकी शिफ्टिंग होती है, ठीक है, इसके लगभग उसकी शिफ्टिंग होती है, लो ग्रीन। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन फॉर अ डिप्लीशन लेयर फोटोडायोड। अब डिप्लीशन लेयर फोटोडायोड आपके पास अगर मान लो डिप्लीशन लेयर है, ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन मस्ट बी वाइड सो दैट द मोस्ट फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब इन द रीजन ओनली, सही है। डिप्लीशन रीजन ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा फोटॉन जो है वो आपके एब्जॉर्ब होंगे और उसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि फोटोडायोड है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अ गेट करंट ऑफ, तो दो करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस बोल रहा है, नॉर्मल ओम्स लॉ लगा दो और यहाँ से रेजिस्टेंस निकालना, तो ये इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। गेज फैक्टर फॉर ए मटेरियल ऑफ अ स्ट्रेंज गेज इज सच दैट द रेजिस्टेंस चेंजेस फ्रॉम, मतलब ये आर इनिशियल दिया हुआ है, ये आर फाइनल दिया हुआ है, स्ट्रेन दिया है मतलब एप्सिलॉन। गेज फैक्टर तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, जो गेज फैक्टर होता है दैट इज डेल्टा आर बाई आर इंटू, और ये इनिशियल होता है इंटू एप्सिलॉन जो स्ट्रेन है आपका। तो डेल्टा आर दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो 0 0, दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 9 डिवाइडेड बाई इनिशियल 1000 डिवाइडेड बाई 0.002, ये कितना रहेगा 0.009 डिवाइड बाई 0.002, जो कि कितना हो जाता है 4.5, ठीक है। फॉर डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, अब देखो न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल पार्टिकल होता है, तो एक्चुअली आयोनाइजेशन करके या आयोनाइज करके जो है डिटेक्शन शो करता है, तो इसके केस में हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को यूज करते हैं आयोनाइजेशन चेंबर में, क्योंकि ये इसको आयोनाइज कर देता है, ठीक है। द गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक, ये वाला मैंने क्वेश्चन कितने बार कराया था, मतलब मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया था। गेन दिया हुआ है, बीटा की वैल्यू दी हुई है, सबको सिंप्लीफाई करो तो इसका आंसर आता है ए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर आर प्राइमरली यूज्ड इन मेडिकल इक्विपमेंट्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे अपना
ईसीजी हो गया, है ना, इन सब चीज़ों में इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है। ईईजी भी एक होता है। अब एक ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा, मतलब नया क्वेश्चन बोल सकते हैं, थोड़ा सा था। यहाँ पे दिया है 16 ओम का स्पीकर लोड इज टू बी मैच्ड टू एन एम्पलीफायर सो दैट द इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस इज 10 किलो ओम। ठीक है, व्हाट विल बी द प्राइमरी टू द सेकेंडरी टर्न्स रेशियो। देखो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स हमारा प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी, कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस प्राइमरी रेजिस्टेंस सेकेंडरी। ठीक है, अब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है और आपको और वैसे भी देखो, जब हम इंडक्टर और म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे एन का जो स्क्वायर इंडक्टर और उसके जो रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वहाँ से फॉर्मूला निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एन पी बाई एन एस निकालना है, प्राइमरी टू सेकेंडरी। इसका स्क्वायर कर दो, प्राइमरी कितना दिया हुआ है हमको, किलो दिया हुआ है ना, 4, और इसको मैं अगर लगभग 16 ना, और इसका होल स्क्वायर, नॉट होल स्क्वायर, इसका होल, इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये आंसर आता है दैट इज 25। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, which one of the following is also known as emitter follower। emitter follower का मतलब क्या हुआ कि कॉमन कलेक्टर जब आप यूज करोगे, ठीक है, तो जो कॉमन कलेक्टर है उसमें एमीटर फॉलोवर सर्किट यूज किया जाता है। अब ये कॉमन बेस में नहीं करता है एमीटर फॉलोवर। ठीक है, एमीटर फॉलोवर सर्किट उसको बोला जाता है जिसमें आपका इनपुट इम्पीडेंस जो है वो हाई होता है। ठीक, इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। देखो नाम से समझ लग रहा है कि चलो एमीटर को फॉलो करने वाला, एमीटर में जो इनपुट दे रहे हो वही आपको आउटपुट मिल रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज्यादा हाई होता है ना, और आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो लो होता है। ठीक, तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन कलेक्टर में होता है। फॉर थर्मोकपल्स ट्रांसड्यूसर टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर as high as 2300 डिग्री सेंटीग्रेड इज मेजर्ड बाय। देखो उसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जो जे टाइप होता है इसका 750 डिग्री। ठीक, तुम्हारा के टाइप होता है वो 1260 डिग्री के आसपास के लिए सेंसिटिव होता है। जो सी टाइप होता है ये इसके लिए सेंसिटिव या इससे अबव, दोनों के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, व्हाट शुड बी द पावर इन एन एम्पलीट्यूड। अभी वाला क्वेश्चन में मैंने बहुत बार कराया कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स आप लोग को दे देता है और आप लोगों को पावर, कैरियर पावर कुछ भी पूछता है, तो पावर इज इक्वल्स टू इसी, ये जो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये आपका पावर ऑलरेडी जो अपन को गिवन है कैरियर का, और ये हमको अब वेव का पावर निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10, 1 प्लस 100% है मतलब 1/2, इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या आता है 15 वाट्स। ठीक है, अभी देखो एरर और उसका क्वेश्चन है, तो ये दोनों को तो नॉर्मल ऐड कर दोगे तो 250, तो 250 तो सब ने दिया हुआ। अब ये जो है ये एक नया चीज, और यहाँ देखो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट, ये तरह स्टैंडर्ड डेविएशन जब सिग्मा स्क्वायर हो जाता है तो ये वेरिएंस हो जाता है। सिग्मा
का अंडर रूट रहता है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो बस वही करना था। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये लगभग आता है 15.8, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। एक बेसिक ओपन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर बनाने के लिए हमको 3 ओपन की जरूरत पड़ती है। 2 हमको बफर चाहिए और एक हमको नॉर्मल डिफरेंशियल चाहिए। तो 2 बफर और एक हमारा डिफरेंशियल ओपन। ठीक, तो 3 ओपन की रिक्वायरमेंट होती है। आइगन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रियल मैट्रिक्स, तो आइगन वैल्यू ये वाला एज इट इज क्वेश्चन कराया, बताए एज इट इज क्वेश्चन ये वाला एफएलटी में। एफएलटी से बहुत सारे क्वेश्चन आए, इवन यूनिट वाइज टेस्ट में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आए तो उससे क्वेश्चन आए। तो ये तो इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग को आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन निकालना आता है। कैसे निकालते हैं, ये इक्वल्स टू 0, बस ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, उसको निकाल लेना। चाहो तो प्रोडक्ट रूल और ट्रेस वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो इसका ट्रेस कितना है 0, ट्रेस 0 आना चाहिए, ट्रेस सिर्फ इसी के केस में 0 आए। द गिवन मैट्रिक्स सेटिस्फाई द कैली-हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, आइगन वैल्यू दी हुई है तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो कैली-हैमिल्टन थ्योरम को मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करती है और उसके आइगन वैल्यूज भी। इसकी वैल्यू निकालनी है, एक आइगन वैल्यू ले लो, 4 लोगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, -6 लोगे तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, -1 लोगे तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। मतलब ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा, नल मैट्रिक्स। लेजेंडरी इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखो पी नॉट एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक, P1 ऑफ x की वैल्यू होती है x, P2 ऑफ x की वैल्यू क्या होती है 1/2 3x² -1। तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये कांस्टेंट है और ये स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, मतलब ये पैराबोला हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पैराबोला। तो P0 1 है, P2 इज अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप ऑफ 1, P2 इज स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप ऑफ 1, तो स्लोप ऑफ 1 नहीं बोल सकते हैं, स्लोप आप 1 नहीं बता सकते, डिपेंड करेगा। ठीक है, देखो ये P1 इज दिस एंड P2 इज अ स्ट्रेट लाइन, ये तो गलत है और ये भी गलत है ना। सबसे पहले तो ये दो स्टेटमेंट गलत है। अगर हम y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी देखें तो यहाँ पे देखो 1, तो यहाँ पे चांसेस है कि ये दोनों आंसर सही हो सकता है ना, क्योंकि ये वाला आंसर भी सही मैच कर रहा है और ये वाला आंसर भी सही, क्योंकि अच्छा नहीं P2 दिया है ना, नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैं P1 उसको रीड कर रही थी, नहीं नहीं नहीं, P1 होता तो स्ट्रेट लाइन चलता, नहीं, यही करेक्ट आंसर है इसका, यही सही आंसर है, क्योंकि अगर P1 होता है इसकी जगह तब ये ऑप्शन सही होता, बी ऑप्शन सही है बस। ठीक है, फोरियर कोसाइन, ऐसी फोरियर साइन का क्वेश्चन कराया था, देखो कोसाइन का दे दिया हुआ है ना, अंडर रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रेशन e टू द पावर -α x e टू द पावर 2 एन क्रॉस ऑफ ax। बस अब इसको सिंप्लीफाई करो, 0 से इनफाइनाइट लिमिट होती है, हाफ लिमिट होती है, इसको पूरा कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करते हो तो इसका आंसर ये आता है। इसको एज अ प्रॉपर्टी भी याद कर सकते हो, एज अ प्रॉपर्टी भी याद कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ये भी बहुत इजी कंटूर इंटीग्रल है। z+1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब z इज इक्वल्स टू -1 में जो है ये आपका शूट कर जा रहा है, सिंगुलर पॉइंट z इक्वल्स टू -1 है, सिंपल पोल है, पावर 1 है, तो बस z+1, ये आप लोगों को सॉल्व करना सिखाया है, बहुत बार कराया कंटूर इंटीग्रल, लेकिन आंसर हो जाएगा। यहाँ पे z टेंड्स टू -1, तो जो आपका रेसिड्यू आएगा वो क्या आएगा, रेसिड्यू इज इक्वल्स टू e टू द पावर -1, दैट इज e, और हमारा इंटीग्रल क्या होता है 2 पाई i इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, एक ही रेसिड्यू है तो e,
तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। एन अर्न कंटेन 6 वाइट बॉल्स एंड 8 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 3 बॉल निकाल रहे हैं, 3 बॉल निकाल रहे हैं वन बाय वन विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेस नहीं कर, एक बार निकाल लिया तो निकाल लिया, दोबारा उसको नहीं रखना। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी कि पहली 2 वाइट है और तीसरी ब्लैक है। वाइट के निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 14 बाई 14। अब दूसरा वाइट, तो वाइट अब 5 बचे और टोटल बॉल 13, क्योंकि एक तो निकाल ली। ब्लैक बॉल कितनी है 8, लेकिन अब कितनी बॉल बची 12। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका जो करेक्ट है कितना हो जाएगा 2, ठीक, 4 7, तो 10 बाई 91, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये पॉइजन का जस्ट एज अ थ्योरेटिकल आ गया आपको, एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक है। यूजिंग न्यूटन रेप्सन मेथड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो देखो यहाँ पे गेज वैल्यू आपको दी नहीं है, इनिशियल क्या लोगे, तो आप क्या करोगे x2 की वैल्यू निकालोगे, और ये जो वैल्यू दी है इसके वैल्यू को यूज करके इसको सॉल्व करोगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर आता है। नहीं, इसको सॉल्व किया था मैंने, इसका आंसर आता है 0.29, ये वाला सही आंसर है, क्योंकि इसमें गेज वैल्यू नहीं दी, इसको गेज वैल्यू आप लोग को देनी चाहिए थी, बिना गेज वैल्यू के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इनिशियल गेज वैल्यू देनी चाहिए थी। एक बार इसको वैल्यू रख के सॉल्व करो, अगर इनमें से सेम आ गया तो ठीक, और एक बार इसको रख के सॉल्व करो। x1 की वैल्यू हमको नहीं निकालनी थी, इसलिए इसमें x1 ऑलरेडी दिया, x2 की वैल्यू निकालो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेंसर क्वांटिटी, टेम्परेचर टेंसर क्वांटिटी नहीं होता है, बाकी सब टेंसर क्वांटिटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट अ पॉलिस्पिन, पॉलिस्पिन, तो ये तो सिग्मा एक्स है, ठीक, ये सिग्मा वाई है, ये सिग्मा जेड है, ये नहीं है पॉलिस्पिन मैट्रिसेस। ठीक है। A particle of mass m is suspended vertically on a spring as shown in the figure. अब देखो नीचे क्या लगेगा mgx, अब ये अगर मैं इसको मैं 0 मान के चलूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक, और स्प्रिंग की वजह से क्या हो जाएगा हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, मतलब दो पोटेंशियल, एक ये और एक ये, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मोशन है, तो टी हमारा, ये हमारा टी है, बी क्या हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस एम जी एक्स, ये माइनस बी करोगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। If the Lagrangian of system is given by this, it describes which of the motion, तो पहले तो इसको सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आता है, तो बताती हूँ, यहाँ पे डॉट के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे क्यू डॉट बचेगा, यहाँ पे क्यू बचेगा माइनस ऑफ, यहाँ क्या बचेगा क्यू डॉट, और यहाँ माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा क्यू डबल डॉट प्लस क्यू डॉट माइनस क्यू डॉट प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल। अब ये क्या है क्यू डबल डॉट प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन भले लैग्रैन्जियन आपको अलग दिख रहा है, लेकिन ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का है। ठीक है। What will be the value of rest mass energy and speed of an electron? देखो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी तो हमको पता है क्या होती है 0.51 MeV, ठीक, स्पीड बोल रहा है, तो देखो आप लोग को रेस्ट मास एनर्जी भी पता होती तो भी आप कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक, अब आपको स्पीड बोल रहा है ना, तो स्पीड कैसे निकालोगे, इफ इट्स एनर्जी इन फास्ट मोशन इज, फास्ट मोशन मतलब 4 टाइम्स टू द रेस्ट मास एनर्जी, 4 टाइम्स टू द रेस्ट मास एनर्जी, मैं इसको फॉर्मूला आपको बता दे रही हूँ, प्रोसीजर आप सॉल्व कर लीजिएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कर गया, इसको एम नॉट लिख सकते हो रिलेटिविस्टिक के टर्म्स में, कि 4 टाइम्स ऑफ एम नॉट हो गया, एम नॉट से एम नॉट कर गया, सिंप्लीफाई करो 1/16 इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो इतनी ही आती है। ठीक है। A particle of mass m moves under the action of central force,
उस पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल गिवन है तो फोर्स कितना हो जाएगा, डेल वी बाई डेल आर कितना होता है 3 km r²। अब क्योंकि सेंट्रल फोर्स है तो जो फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल के। ठीक, तो यहाँ से अगर आप उसकी वैल्यू निकालना चाहो, क्योंकि हमको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, ये हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2 km r³। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3/2। और क्योंकि रेडियस आपको गिवन है ए, यहाँ ए पुट कर दो तो 3/2 m/a³। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, और L इज इक्वल्स टू क्या होता है, mvr। एम ए वी की जगह यहाँ से वी की वैल्यू निकाल देना, वी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये इतनी आती है, सेम आएगी इसका। ठीक है, which of the following statement is true regarding the Coriolis force? It is velocity dependent force, yes, 2mv cross omega। अगर नेगेटिव कर दोगे तो ओमेगा प्लस वी आ जाता। इट डज नॉट डू एनी वर्क, वर्क नहीं करता। इट इज गायरोस्कोपिक फोर्स, सही है। सो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, which of the following equation is used to describe the Coriolis force on a body falling with velocity v near the surface of the earth? अर्थ के सरफेस पे नीचे जा रही है, नीचे की तरफ, और अर्थ का ओमेगा क्या होता है, ओमेगा नॉर्थ की तरफ होता है। ठीक है, तो ये नॉर्थ की तरफ है, नीचे की तरफ जा रही है, तो बी क्रॉस ओमेगा करते हो तो ये ईस्ट वर्ड आता है, नॉर्थ नहीं आएगा, नॉर्थ तो नहीं आता है ना। और एक फॉर्मूला होता है 2m ओमेगा क्रॉस वी, इसमें नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन अगर एब्जॉर्ब करना चाहोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट हटा दो, तो उससे भी कर सकते थे, लॉजिकल करके दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। Which of the following equation is known as modified Hamilton's equation? ये नॉर्मल हैमिल्टन इक्वेशन है, लेकिन आपको मॉडिफाइड बोला है, तो ये मॉडिफाइड होता है। ठीक है, if the coordinate corresponding the rotation is cyclic, साइक्लिक की करस्पॉन्डिंग मतलब थीटा जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, थीटा डॉट बस प्रेजेंट है, तो रोटेशन ऑफ द सिस्टम अराउंड इट्स गिवन एक्सिस इज इनवेरिएंट। तो क्या क्वांटिटी जो है कंजर्व होगी, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि रोटेशन के रिस्पेक्ट में चीजें इनवेरिएंट है। A satellite of mass m moves in the circular orbit above the earth at a constant speed v at an altitude। मतलब ये अर्थ है, यहाँ सैटेलाइट घूम रही है आपकी। ठीक है, ये आर है अर्थ का रेडियस और ये एच हाइट है। ठीक, हमको क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ सैटेलाइट एंड इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा हमारा, Gm1m2/r²। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, तो वी स्क्वायर एक मास किसका कट जाएगा, अर्थ का, से सैटेलाइट का बचेगा, सॉरी सैटेलाइट का अर्थ का रहेगा, सैटेलाइट का हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है ना, तो ये क्या रहेगा, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन क्या बचेगा हमारा, सिर्फ आर। ठीक, और एम वी स्क्वायर बाई आर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर से तो आर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ Gm e बाई आर, और आर की जगह क्या लिखोगे, आर ई प्लस एच। यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ Gm e अपॉन आर ई प्लस एच। तो यहाँ पे नीचे में भी अंडर रूट आना चाहिए, जो कि इसमें तो नहीं दिया हुआ है, ताकि ये इसका मोस्ट क्लोजेस्ट और सही आंसर है। ठीक है,
सिमिलरली टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई r, और r क्या हो जाएगा अर्थ का, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो वहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट करके इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इफ द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर गिवन, देखो रेस्ट मास आपको गिवन है। वैसे तो ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, लेंदी हो सकता है, बट इसको इजी वे में पता है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनको बाइंडिंग एनर्जी बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की। तो बाइंडिंग एनर्जी तो देखो, जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन के केस में हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन और क्या बोलते हैं हमारा एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू सी स्क्वायर करके आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको न्यूट्रॉन की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की वैल्यू मान लो आपको नहीं पता, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते, तो गलत हो जाएगा। ये लगभग 3.3 समथिंग कुछ होती है ना, टाइम्स दी मास ऑफ प्रोटॉन के लगभग होती है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये 3.3 मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन मैंने बताया था कितना होता है, 940 MeV बाई सी स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई करो, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू बता रही कितनी आती है। इसको जूल्स के में करना, जूल्स में क्या करोगे, m की जगह 10⁶ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक। इसको सिंप्लीफाई करते हो तो इसके लगभग वैल्यू आती है 3.42 इंटू 10⁻। इसको जब सॉल्व करते हो तो ये 3.42 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स में आती है। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करो तो उसमें आती है इसकी वैल्यू 1880 MeV। तो इसमें ऑप्शन किसी का भी मैच नहीं कर रहा, बट फिर भी अगर हम इसमें लगाना चाहे तो ये ही सबसे बड़ा दिख रहा है, क्योंकि यही इसकी वैल्यू होती है ना, जो कि इसमें मैचेबल तो नहीं है ना, इसमें मैचेबल